हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5 को पूरी तरह प्रश्न बताकर ख़त्म कर दिया था। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 6 त्रिभुज। देखिए, ये त्रिभुज चैप्टर जो है एक तरह से 5वें चैप्टर के ही तरह है, क्योंकि उसमें भी जैसे 5वां चैप्टर भी सबको कठिन लगता है, तो उसी प्रकार त्रिभुज भी है। त्रिभुज से तो कई बच्चे डरते ही हैं अधिकतम, तो इसलिए इसमें जो है जितना प्रमेय दिया है उसको और लगभग प्रश्नावली का जितने प्रश्न हैं उसको, उदाहरण को जो लगेगा कि इजी है उसको छोड़ देंगे, नहीं तो वो भी बता देंगे। ठीक है ना। तो पहले हम ये जानते हैं, आज त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसका बेसिक जानेंगे, परिचय जानेंगे, और उसके बाद कल के लेक्चर से जो है हम इसमें जो है टॉपिक वाइज इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए, त्रिभुज में जो है, जब त्रिभुज को पढ़ेंगे चैप्टर को, तो उसमें करना क्या है हमको, सबसे पहले उसमें हमको पढ़ना समरूप आकृति। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे सर्वांगसम आकृतियाँ, बट इसमें हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। तो वही करना है, जो चीज़ आप 9th में कर चुके हैं बस उसी को हम लोग 10th में करना है। वहाँ पर सर्वांगसम था, यहाँ पर समरूप है। समरूप पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे, उसके बाद समरूपता की कसौटी पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। देखिए, इस बार जो है त्रिभुज से एक प्रमेय और था, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, फिर उस पर आधारित कई प्रश्न थे, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो आप लोगों को केवल बस इस त्रिभुज की समरूपता पढ़ना है, समरूपता की कसौटियाँ पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें कितने भुजा, कितने कोण, सब कुछ ये तो लगभग सबको पता ही होगा, लेकिन चूंकि शुरू कर रहे हैं तो इसको हमको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। देखिए, त्रिभुज क्या होता है, अगर इसका हम मान लीजिए एक तरह से डिफिनेशन लिखाएं तो हो जाएगा कि तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए, ये तो हो गया त्रिभुज का डिफिनेशन। त्रिभुज का डिफिनेशन क्या है, देखिए, तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, जैसे द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें सिंपली क्या था कि बस ओनली हमको दो रेखा मिल रहे थे, तो दो रेखा से कभी भी बंद आकृति नहीं बन सकती। बंद आकृति बनाने के लिए न्यूनतम तीन रेखा रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम अगर दो रेखा की बात करें, तो यहाँ से ऐसे गुजार दें, फिर ऐसे गुजार दें, या किसी भी तरह गुजार दें ओनली दो रेखा को, तो देखिए कहीं से भी बंद आकृति नहीं बनेगी। यहाँ से केवल प्रतिच्छेद कर सकता है समांतर, या फिर एक ही रेखा पर। तो ये रेखाएं, इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर हमें देखेंगे कि तीन रेखा है। अब बताइए, दो रेखा से इस प्रकार बना, तीसरा रेखा हम कहीं से भी गुजार दें ऐसे ऐसे, तो बंद आकृति तो बनेगा ही, और इसी बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है। तो एक हम सिंपली कोई भी त्रिभुज लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज में जो है देखिए तीन भुजा होते हैं। ए साइड हो गया साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, और ए हो गया साइड नंबर 3। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, और यहाँ पर देखिए तीन कोण होते हैं, ए बी सी। तीन भुजा और तीन कोण, और तीन ही उस पर शीर्ष होते हैं। देखिए, जैसे इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है ना। ये तो था आप लोगों का त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है, तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में देखिए तीन रेखा रहना अनिवार्य है, वो भी आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होगी तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। उसके बाद जब हम इस पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर तीन भुजा है और तीन कोण है, और तीन यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। ठीक है ना। तो इसको V1 V2 V3 ले लेते हैं, तो तीन तीन हो गया पूरा। तो अब यहाँ पर देखिए हम आगे समझेंगे इसमें कि त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है ना। वर्गीकरण पढ़ा देंगे तो आज ये चैप्टर मतलब
आज इस लेक्चर में बस हम यहीं तक आप लोगों को बताएंगे, वर्गीकरण बता देंगे। कल से जो है हम इसके आगे समरूप आकृति को शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसमें आप लोगों को बताएंगे त्रिभुज का क्लासिफिकेशन। चलिए देखिए, त्रिभुजों का अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, मतलब वर्गीकरण की, तो इसका वर्गीकरण दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने त्रिभुज में लिखा गया क्या था कि तीन भुजा होते हैं, तीन भुजा होते हैं, और फिर तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। तीन भुजा और फिर तीन कोण, तो इन दोनों में, दोनों के आधार पर ही त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज अगर है, तो त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन जो है दो प्रकार से होता है। एक यहाँ पर आ गया भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। देखिए पहला क्लासिफिकेशन आ गया कि त्रिभुज जो है वो भुजा के आधार पर इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। अब देखिए अगर इसमें हम आगे चलें तो सिंपली हम एकदम बता रहे हैं, बस आप लोग उसको समझ लीजिएगा। कैसे, देखिए जैसे अगर मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा है, तीन भुजा है तो कंडीशन तीन बन सकता है। तीन भुजा है तो तीन कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन हो सकता है कि तीनों भुजाएं आपस में समान हो जाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान हो जाएं। तो देखिए इसमें भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक, दो और ये नंबर आ गया तीन। तो जब क्लासिफिकेशन हुआ तो जब तीन भुजा था तो तीन प्रकार से त्रिभुज बने। पहला कंडीशन कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो इसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं, त्रिभुज का जो रिप्रेजेंट करते हैं त्रिभुज को इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज लिख रहे हैं तो हम कभी कभी लिख देंगे समबाहु त्रिभुज इस प्रकार। तो त्रिभुज का मतलब ही इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इतना समझ लीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है समान भुजाओं वाला, बाहु का मतलब भुजा और सम मतलब समान, तो जिसकी भुजाएं समान हो तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका भी एक प्रकार से सब कुछ अलग अलग, जैसे इसमें भी त्रिभुज है तो क्षेत्रफल निकलेगा, परिमाप निकलेगा। जैसे एक चीज़ तो हम बताना थोड़ा सा भूल ही गए, देख लीजिए इसको भी। जैसे अगर कोई त्रिभुज है तो जो अंदर का होता है जगह, इसे बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जो बाहर का यहाँ का होता है, ठीक है ना, बाहर बाहर, इसे बोलते हैं परिमाप। ये तो सबको पता ही होगा, और इसे बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, परिमाप होगा, तो इसका जो है अलग विशेषता है समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज इसी प्रकार तीनों त्रिभुज की अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इनको हम विशेषता के बारे में आगे हम किसी लेक्चर में, मान लीजिए जब कहीं पर आएगा किसी त्रिभुज के बारे में तो वहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको नहीं बताएंगे, बस यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। तो पहला तो हो गया समबाहु त्रिभुज। अब देखिए दूसरा कंडीशन बन सकता है कि दो भुजाएं समान हो जाएं, दो भुजाएं समान हो जाएं। तो अगर दो भुजाएं समान हो गई तो इन्हें बोलते हैं समद्विबाहु, बाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजा बराबर समबाहु, दो भुजा बराबर समद्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समद्विबाहु में दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, और तीसरा कुछ भी हो सकता है। तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब आप लोग इसका नाम पढ़ के ही बता सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन बनेगा। इसमें जो है विषमबाहु, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल नहीं होंगी, ना तो कोई दो हो सकता है, तीनों अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो उन्हें बोलेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। देखिए जो हम लोगों को पढ़ना है, चूँकि इस चैप्टर में कोई भी चीज़ अगर देखा जाए तो सब कुछ इसी का बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल का भी अलग से एकदम बढ़िया फार्मूला है,
निकालनी है, और क्षेत्रफल के साथ साथ परिमाप, फिर उसके बाद इसमें शीर्ष लंब की ऊंचाई, सब कुछ का फार्मूला इजी वे में निकल जाता है। बट समद्विबाहु त्रिभुज का जो है इतना इजी नहीं है निकालना, ठीक है ना। तो इसलिए अधिकतम जगह आप लोगों को समबाहु मिलेगा। विषमबाहु के लिए आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, एक था हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला चैप्टर था। तो हीरोन्स फार्मूला से जो है देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला ही लगाते हैं, ठीक है ना। इसके देखिए क्षेत्रफल का हम फार्मूला बता देते हैं। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। इसका हम डेरिवेशन आप लोगों को करवाएंगे लेकिन इस लेक्चर में नहीं, ठीक। तो इतना बस जान लीजिए। अब हम चलते हैं कोण के आधार पर, ठीक। देखिए जब कोणों के आधार पर चलेंगे तो इसमें भी 3, क्योंकि भाई 3 हैं तो 3 यहाँ पर होना भी चाहिए, तो यहाँ से भी आया 3। अब देखिए चूंकि जब इसमें कोण है तो कोण का कंडीशन 3 बन सकता है। कैसे कैसे बन सकता है, जैसे मान लीजिए पहला कोण जो हो गया, त्रिभुज कोई त्रिभुज है उसमें जो कोण है पहला आप लोगों को मिल गया कि उसका कोण जो है 90 से 90 से, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इतने में बता देंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है ये 90 डिग्री का, तो पहला कंडीशन हो सकता है कि कोण 90 से कम हो, मतलब इधर हो 90 डिग्री अगर है बॉर्डर तो 90 से कम हो। अगर 90 से कम है तो इसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्यों बोले, क्योंकि देखिए जब कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है तो उसे बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है ना। 0 से 90 के बीच में है तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, देखिए न्यून कोण का मतलब ये नहीं कि इस प्रकार, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ऐसे ऐसे ऐसे, ये न्यून कोण है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी कोण 90 से कम है, यहाँ भी 90 से कम है, और यहाँ देखें तो 90 से कम तो है ही, ठीक है ना। ये भी लगभग 90 से कम, तीनों 90 से कम है, ठीक। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं न्यून कोण के बाद समकोण। समकोण का मतलब किसी भी त्रिभुज में एक कोण कितना होगा 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है ना। समकोण रहेगा तो सिंपली क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद एक और आता है, देखिए न्यून कोण समकोण, अब आएगा अधिक कोण, ठीक है ना। न्यून कोण समकोण अधिक कोण, ठीक। अब यहाँ से आ गया न्यून कोण समकोण, ये हो गया अधिक कोण। अधिक कोण का एक नाम कुछ दूसरा है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, अगर ध्यान में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। इसमें जो होगा देखिए सिंपली इसमें क्या होगा, एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक होगा। एक कोण 90, जैसे ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, देखिए एक कोण इसमें 90 डिग्री से क्या हो गया अधिक हो गया। जब एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो ए वाला बनेगा, ठीक है ना। और देखिए न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है ना। और समकोण का मतलब 90 डिग्री एक रहना चाहिए। और ये हो गया अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब सिंपली क्या हो गया कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है ना। बस इतना आप लोगों का था। अब इसके बाद जो है हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़। जैसे एक चीज़ और तुम आप लोगों को सभी लोग को बता दे रहे, देखिए जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका चूंकि हम सब कुछ एकदम आसानी से इसमें भी निकाल लेते हैं, इसलिए आप जब पाइथागोरस तो निकल ही गया इस बार, तो ए वाला निकल गया पाइथागोरस पर में, इसलिए समकोण त्रिभुज का उपयोग बहुत कम जगह मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। और न्यून कोण तो लगभग हर जगह न्यून कोण ही रहेगा, त्रिभुज में न्यून कोण हर जगह रहेगा। अब ना तो आप लोगों से कोई पूछेगा ना कुछ, बस जहाँ भी त्रिभुज आएगा तो न्यून कोण बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सबको पता है कोण कितने का होता है 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो एक कौन सा बनेगा, ये जो समबाहु त्रिभुज है ये बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। समद्विबाहु बनेगा वो भी न्यून कोण बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद विषमबाहु की तो बात ही अलग है। देखिए जब समबाहु त्रिभुज है
ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री और यहाँ का न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक, ये तो था आप लोगों का त्रिभुज के बारे में। बस हम इसमें बेसिक बताएं, आप लोगों को परिचय बताएं। ये जल्दी कोई बताता नहीं है इस प्रकार, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई नहीं बताएगा क्या लिखा है, हम इसलिए इसको सिंपली बता दिए हैं। अब कुछ लोगों से हम बहुत बार पूछते हैं, जैसे ऑफलाइन में भी बहुत बार पूछे हैं कि चलो बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज। तो कोई लोग बोलेंगे समबाहु, समकोण, विषमबाहु, ठीक है। पता नहीं है सही से कि कौन कौन सा त्रिभुज होता है। देखिए अब आप लोग जान लीजिए, त्रिभुज जो है, चूंकि देखिए ओवरव्यू दे रहे हैं एक बार। चूंकि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 चीज होता है, 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। चूंकि शीर्ष की उतने वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि शीर्ष में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 होते हैं। और चारों में मान लीजिए साइन की बात हो रही है, नहीं तो सब कुछ तो सेम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो है शीर्ष वाले को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। साइड को लेकर चलते हैं और एंगल को लेकर चलते हैं। साइड की बात किया जाए तो 3 साइड होते हैं, तीनों में कंडीशन क्या बन सकता है। पहला हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाए, समबाहु, 2 बराबर हो जाए, समद्विबाहु, तीनों भिन्न भिन्न हो जाए, विषमबाहु। ओके, जब यहाँ पर आ रहे हैं तो हो सकता है कि प्रत्येक कोण 90 से कम न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण, ठीक है ना। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है ना। और देखिए, जब कोई भी टीम जब अधिक संख्या में रहती है तो पढ़ाने में भी बढ़िया लगता है और आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए और उसके बाद वीडियो पढ़ने के बाद, लेक्चर को पूरी तरह देखने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को पढ़ने के बाद क्या फील हुआ।